These illegal actions must not be allowed to scuttle that dialogue. Parties must swiftly return to the path of negotiations, which is the only viable means to reach a sustainable agreement. Iran, a founding member of the United Nations system, rightfully expects each and every one of you to stand for justice, rule of law, and basic tenets of humanity and ethics. International community, I have a simple and clear message. Give peace a chance. Iran is under a merciless act of aggression. This is crystal clear fact, must not be allowed to be twisted upside down by Israel and its backers. A very warm welcome to Newsline. मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी इंतहा को छू रही है। इस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर बमबारी, मिसाइल ज़खायर और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के इजरायली दावे और ईरान का दो टोक मौक़िफ़ के जब तक हमले नहीं रुकते जौहरी मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। सूरत हाल नहायत संगीन है और इसका अंदाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास से लगाया जा सकता है, जहां सेक्रेटरी जनरल ने खुले अल्फाज में खबरदार किया है कि अगर ये तनाज़ा मज़ीद बढ़ा तो ये किसी के काबू में नहीं रहेगा। पाकिस्तान ने इजलास में मौसर और जिम्मेदाराना मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए सिक्योरिटी काउंसिल से मुतालबा किया कि वो ईरान और इजराइल के दरमियान सीज़ फायर के लिए फ़ौरन और फ़ाल किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से गुफ्तगू में मिडल ईस्ट में अमन के लिए हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई है। दूसरी जानिब यूरोपियन ताकतें भी मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने यूरोप से मुज़ाकरात में ईरान पर नई शराइत आयद करने का इशारा दिया, जबकि यूरोपियन ऑफिशल्स और ईरानी फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान मुलाकात में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हुआ, लेकिन एतमाद का फुकदान ज़रूर वाज़े तौर पर बरकरार नज़र आ रहा है। अब इसी तनाज़ुर में अमरीका से आने वाले बयानात भी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि इजराइल के पास ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत को ख़त्म करने की ताकत नहीं है। ताहम इन तमाम तल्खियों, तनाव और सिफारती पेचीदगियों के दरमियान एक हैरानकुन डेवलपमेंट भी सामने आई है। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल पीस प्राइज़ का जो नामजद करने की उनकी सिफारिश है वो सामने आई है और ये फैसला उनकी जानिब से आया है। अब देखना ये है कि क्या ये सिफारती कदम दुनिया में पाकिस्तान के किरदार को मज़ीद मजबूत करेगा, क्या ईरान इजराइल तनाज़े का दायरा मज़ीद फैलेगा या इसे काबू कर लिया जाएगा। और सबसे अहम सवाल ये कि क्या आलमी ताकतें वाकई ही कशीदगी को कम करने में संजीदा किरदार अदा करेंगी या शराइत और मफादात के खेल में उलझ चुकी हैं। आज के प्रोग्राम में इन्हीं सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर रिटायर्ड शाहिद मसरूर गोल्डकियानी साहब, साथ ही साथ हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब जो है हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट अवैस तौहीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर, आई विल स्टार्ट ऑफ विद यू। बड़ी जो नॉमिनेशन है, जो पाकिस्तान का फैसला है डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट करने के लिए नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, इट्स बीइंग डीम्ड अ वेरी कंट्रोवर्शियल नॉमिनेशन, लेकिन इसकी टाइमिंग जो है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्या आप ये समझते हैं कि इस क्रूशल जंक्चर पर जहां अभी अमेरिका में कशमकश जो है वो जारी है, 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम जो है वो दरकार है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन को, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को ये फैसला करने में कि वेदर इस कॉन्फ्लिक्ट को वो ज्वाइन करेंगे, इजराइल को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, दिस विल ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन दैट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखिए जी, सबसे पहली बात ये है कि ये जो भी आपने बताया था प्रेसिडेंट ट्रंप को जो हमने सपोर्ट किया नोबेल प्राइज के लिए, कंट्रीब्यूशन तो उनकी है। देखिए ना, ये दो स्टेट्स जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, इनकी कभी भी रिलेशनशिप कभी नॉर्मल नहीं रही थी लास्ट 75 ईयर्स, और जंगें भी लड़ी, कॉन्फ्लिक्ट भी रहे, तो उनको रोकना, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनके पास, रीजनल स्टेबिलिटी वाज एट स्टेक, तो उन्होंने इनको रोका। आपको याद होगा कि 2019 के अंदर ये नॉर्थ कोरिया, ये वियतनाम में थे, मैं वहाँ एम्बेसडर भी रहा, मुझे पता है, वहाँ पर ये थे जब उनको बताया गया कि जी ये पुलवामा के अंदर ये मसला हुआ है, उन्होंने उस वक्त भी अपना रोल अदा किया। उस मामले में तो रशिया और चाइना भी मिलकर किया, लेकिन इन्होंने अपना रोल अदा किया। यहाँ भी उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का अपना किरदार अदा किया, इनको रोका कि जी ये जंग नहीं होनी चाहिए। हमने तो उसको माना, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने ट्विटर अकाउंट में भी लिखा कि जी उन्हें शुक्रिया अदा किया
क्योंकि एज ए रिस्पॉन्सिबल मेच्योर्ड स्टेट हमने अब रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने के नाते हमने उनका शुक्रिया अदा किया कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने जंग रोकी, जबकि इंडिया ने खुद कहा था जंग रोकने का, उसके बावजूद इनके हाई कमिश्नर ऑन रिकॉर्ड हैं जो बरतानिया में थे, उन्होंने कहा जी हमने जंग रुकवाई है, और इन्होंने आखिर तक अब तक ये एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का ये रिफ्लेक्शन है कि कहते जी हमने तो कोई जी नहीं, ये हमने तो खुद ही जंग रुकवा दी। जी 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 अच्छा, ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन मैं यहाँ पर आता हूँ कि इसमें हमने एक बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप लिया, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी कबाहत है वो ये आएगी कि गाजा की वॉर जो अरसा दराज से चल रही है और यूनाइटेड स्टेट्स इस पर इन्फ्लुएंस भी कर सकता है इसराइल को, वो रोकी नहीं जा रही। वो रोज आप देखें 30-40 बंदे मर रहे हैं। आखिर अगर ये प्रेसिडेंट ट्रंप, मैं सोचता हूँ कि एक क्वांटम जंप लें और इस जंग को बंद करवा दें, और इसराइल का जो ये इसके साथ बड़ा डायरेक्ट लिंक बता दूं आपको मैं, वहाँ जंग बंद करवाएंगे, यहाँ भी इसका पॉजिटिव इस पर इम्पैक्ट होगा, इसको भी वो रोकेंगे कि जी जो होना था सब हो गया, अब इसका आप रुक जाएं, तो फिर तो नोबेल प्राइज देने में तो किसी का बात नहीं होगी। लेकिन ये चीजें जो हैं ये उनके दिस कैन बी एन ऑब्स्टेकल। ठीक, अवैस सोहाई साहब की जानिब चलती हूँ। अवैस साहब, आप इसको किस तरह देख रहे हैं जो ये नॉमिनेशन है, और एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन जिस टाइम पे ये नॉमिनेशन आई है, अमेरिका में एक बहुत बड़ा बहुत अहम फैसला होना है क्या उसने जो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है उसका हिस्सा बनना है या नहीं बनना। क्या आपको लगता है कि दिस कैन हैव एनी बेयरिंग ऑन दैट डिसीजन एज वेल? शुक्रिया मारिया। देखिए, तो एक पाकिस्तान की जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी नोबेल पीस प्राइज के लिए जो उनकी नामजदगी है, ये एक सियासी चाल है, एक सियासी जुआ कह लीजिए, जिसमें हार भी अगर होती है और जीत भी होती है तो इसमें पाकिस्तान का कोई नुकसान ऐसा नहीं होगा। और अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो उसमें कहा है कि जी पाकिस्तान इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है और जंग जो थी दो न्यूक्लियरी ताकतों के दरमियान, उसको ख़त्म कराने की कोशिश की वजह से जो है हम इनको नामजद कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप की लाइफ टाइम ये एम्बिशन है, और वो 79 साल के हैं, 80 साल के हो जाएंगे कुछ दिनों बाद। उनकी लाइफ टाइम एम्बिशन है। इस दफ़ा पूरी कैंपेन के अंदर ये था कि जी वो पीस मेकर के तौर पर हैं, और अभी आपने देखा कि जब उन्होंने धमकी दी थी ईरान के खिलाफ वो हमला करने वाले हैं, तो जो मेगा जो सपोर्टर्स हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले जो उनके बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स हैं, वहाँ से अपोजिशन आई और वहाँ से रेजिस्टेंस आई, और जो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है विद इन द यूएस, उनकी तरफ से आया कि आपको हमने जो इलेक्ट किया था वो अरबों डॉलर बाहर खर्च करने के लिए नहीं था, आप तो फौजी जंगें रुकवाने के लिए थी। अमेरिका की कोई फौजी जंग आप लड़ना नहीं चाहते थे। तो एक डायनेमिक्स जो है वो लोकल डायनेमिक्स भी है और एक उनका लाइफ टाइम एम्बिशन भी है। पाकिस्तान की ये जो चाल है, देखिए, तो नोबेल जो कमेटी होगी वो डिसाइड करेगी, ये पाकिस्तान तो डिसाइड नहीं करना। तो ये एक उनका जो जेस्चर है वो एक 2 रोज के बाद ही आया है, जब हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग हुई जो 2 घंटे से ज़ायद चली। और उसमें आपको पता है मारिया के वहाँ पे G7 से जल्दी वहाँ से रुखसती की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, और धमकी दे के किया था। और व्हाइट हाउस के अंदर उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के साथ, काउंसिल के साथ मीटिंग्स, और उसके बाद हमारे जो आईएसआई चीफ या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल आसिम मलिक साहब थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ। और वहाँ पे एक जो गौर करने वाली बात है कि वहाँ पे मार्को रूबियो के साथ जो है वो वहाँ पे मौजूद थे स्टीव विटकॉफ, जो स्पेशल इन्वॉय हैं मशरिक़ वस्ता के अमूर के लिए डोनाल्ड ट्रंप के या अमेरिका के। और ये वो हैं स्टीव विटकॉफ जिन्होंने न्यूक्लियर टॉक्स या जो आप जोहरी जो मुज़ाकरात हैं वो ईरान के साथ 5 राउंड इन्होंने किए थे टी ओमान के अंदर, और 6ठा राउंड होना था। तो अभी भी ये है कि विटकॉफ जो है वो इन टच हैं ईरान के हुकाम के जो गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक। तो मैं कहता हूँ कि वो जो मीटिंग थी उसकी एक गैर मामूली अहमियत थी जो, और उसको सिर्फ रीजनल कॉन्टेक्स्ट में ना देखा जाए, उसको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। और ख़ुद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ ईरान के अंदर थे, ईरान के जो आला तरीन क़यादत थे उनके साथ मुज़ाकरात थे। पाकिस्तान का 4 रोज़ के जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया के बाद मारिया, उसके बाद हमारा प्रोफाइल जो है
वो बहुत बढ़ गया है और इंडिया ने ये मौका फराहम किया है। एक जो मिथ था, जो एक मिसकंसेप्शन था या परसेप्शन था पूरे वेस्ट के अंदर, और वेस्ट का जो इंडिया का रोमांस था कि एक वो बहुत बड़ी ताकत है और कन्वेंशनल वॉर के अंदर उनकी एबिलिटी इतनी ज्यादा है, 9 गुना उनके पास दिफाई बजट ज्यादा है, S-400 उनके पास है, रफेल ज्यादा है। वो मिथ जो टूटा है उसकी वजह से पाकिस्तान का प्रोफाइल बहुत बड़ा है और साथ में चाइना का प्रोफाइल बहुत बड़ा है। और इस खित्ते के अंदर हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है या अमेरिका, उनका रिन्यूड एक साउथ एशिया के अंदर इंटरेस्ट बढ़ा है। और वो हम ये ख्याल कर रहे थे मारिया कि जो 2021 में अमेरिकी अफवाज का इनखला हुआ था उसके बाद कहीं वो डिमिनिश नजर आ रहा था। बाइडन तो जिक्र नहीं करते थे पाकिस्तान अफगानिस्तान का, लेकिन अब बहुत ज्यादा फोकस है। वंस अगेन बिल्कुल लोटी, आपका पॉइंट आ गया वैसा। मैं जरा ब्रिगेडियर साहब की तरफ भी चलूं। ब्रिगेडियर साहब, नाउ मूविंग ऑन, ये जो इस वक्त इस कॉन्फ्लिक्ट को ज्वाइन करने का अमेरिका का डिसीजन है विच इज़ पेंडिंग, एंड बेयरिंग इन माइंड के ट्रंप साहब ने जो वादे किए थे किसी नए कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी रजीम चेंज का जो है वो हिस्सा नहीं बनेंगे, क्या आपको लगता है कि वाकई वो वादे वो वफा होंगे? और ये जो 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम या ये जो काय हम सोच रहे हैं, ये ईरान पे एक प्रेशर बिल्डिंग थ्रेट के तौर पे जो है वो इस्तेमाल हो रहा है ताकि ईरान कम्स अराउंड? मरिए देखिए, मेरे ख्याल में ट्रम्प की सडनली पॉलिसी में बहुत चेंज आई है। ही वाज वेरी सीरियस अबाउट इट। और जब वो कनाडा से निकले हैं तो बड़े थ्रेट कर रहे थे कि तेहरान को वो वकेट कर दें, ईरान अनकंडीशनल सरेंडर कर दे। ही वाज टॉकिंग लाइक दिस, लेकिन द मोमेंट ही मेट Field Marshal Asim Munir से and 1 hour discussion went to 2 hour discussion, means it was very fruitful and positive discussion. इसमें जनरल आसिम मुनीर शोर के ईरान के बारे में उनको बहुत बातें बताई होंगी कि ईरानी कौम कैसी है, कितनी नेशनलिस्ट है, कितनी रेजिलियंट है, क्या उनकी डेप्थ है, कितना बड़ा ईरान है, इससे क्या मशरिक़ वस्ता के अंदर क्या फॉलोअप्स होंगे, हमारे रीजन में क्या होगा इसके लिए, और इससे ओवरऑल अमेरिका की पॉलिसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, ये चीज़ें। और फिर सेकंड, जो ये पाकिस्तान ने मास्टर स्ट्रोक किया है ना, जो उसको डाल दिया है कि जी नोबेल प्राइज़ के लिए। अब आप सोचें, अगर आपने उसको नोबेल प्राइज़ के लिए डाला है और वो ईरान पे हमला कर देते हैं तो ये काम तो उनका ख़त्म हो गया। नोबेल जो उनकी एक डिज़ायर है लॉन्ग टाइम, जैसे वैस तौहीद भी बात करे, फिर तो उनका ये शौक ख़त्म हो गया। सो ही विल हैव टू थिंक 100 टाइम बिफोर गोइंग फॉर दिस। 2 हफ्ते का टाइम जो ले रहे हैं, जो ही पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई है, हिज बॉडी लैंग्वेज और उनका वहाँ बात करने का अंदाज बदल गया। उन्होंने कहा ईरानियन पीपल को पता ही नहीं है कि मैं उनके बारे में क्या सोच रहा हूँ। आई टेक इट एज ए पॉजिटिव मूव। फिर 2 हफ्ते दे दिए। एंड ऑल्सो जो इजराइल के हवाले से आया है कि इजराइल के पास वो ताकत नहीं है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको खुद जो है वो ख़त्म कर सकें। दैट ऑल्सो इन इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। देखिए मारिया, बात ये है कि अब आपके सामने जो डायरेक्टर IAEA है उसने क्या रिपोर्ट दी है कि ईरान इज नॉट इन अ पोजीशन टू मेक न्यूक्लियर, नंबर 1। नंबर 2, फॉरेन मिनिस्टर ईरान ने कहा जी वी आर नॉट इंटरेस्टेड, नाम बना रहे हैं, और हमारे पूरे लीडर ने कहा ये इस्लाम के खिलाफ है। नंबर 3, हम तो इसके बिल्कुल ओपन हैं, जो मर्जी आके इंस्पेक्शन करे, वी डोंट वांट इट। ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो ये बड़ी पॉजिटिव मूव हो रही। फिर रशिया और ईरान की स्टेटमेंट्स अगर रेड इन बिटवीन लाइन करें, रशिया ने बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है। रशिया ने यहाँ तक किया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने IAEA ने एक तशवीश के साथ कि ये भी मेलाफाइड है, या तो वो कोई एनालिसिस करते, रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन को भेजते, वहाँ इसको डिस्कस होती, आपने किया और आपने जाके अटैक कर दिया। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त जो हैं ये ईरान की फेवर में जा रही हैं। ईरान हैज़ टू प्ले वेरी फास्ट मूव। एक नंबर 1 जिनको चाहिए, सोचने की बात है, ईरान को एक तो किसी हालत में भी ये इजराइल से आगे इसको कॉन्फ्लिक्ट को नहीं ले जाना। बिल्कुल, अगर आपने वो सेव करना है, नेवर एवर टच 19 अमेरिकन एसेट्स इन मिडिल ईस्ट को देखना भी नहीं चाहिए इसको। ठीक है, यही इजराइल चाहता है कि आप टच करें और वो उसको ड्रैग करे लड़ाई के लिए। नंबर 2, अगर वो निगोशिएशन की बात करें, ठीक है, ये उनका पॉइंट ठीक है कि जी आप पहले स्टॉप करें फिर हम निगोशिएट करते हैं। निगोशिएशन में 19-20 अगर दे के न्यूक्लियर अपने बारे में वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। देखें इस वक्त इरादा क्या है, इराक की तरह दे वांट कि ईरान पे कब्जा करना।
And not only regime change, they want oil, gas, जो इनके बैलिस्टिक मिसाइल की फैक्ट्रीज, ऑल दे वांट टू जस्ट इराक की तरफ कब्जा करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने क्यों किया? पाकिस्तान क्यों वोकल? नेक्स्ट अगर वो आके बैठ जाते हैं बलूचिस्तान के पास, सिस्तान प्रोविंस में, तो बलूचिस्तान और पाकिस्तान कहाँ रह गए? सो वी हैव टू बी वेरी, ये पाकिस्तान बहुत अच्छा इस अपना पार्ट प्ले कर रहा है, इसलिए इसको जितनी ईरान को चाहिए कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके अपने मुल्क को, अपने गैस फील्ड को, ऑयल फील्ड को, न्यूक्लियर, ये जो है आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी सब बचाएं, और फिर आपको बड़ा मौका मिलता बात करने के लिए। बट प्ले पॉलिटिकली, प्ले रीजनेबली। और इस वक्त इजराइल के अजाइम पूरे नहीं, इजराइल को इतना हर्ट हो रहा है, इतना उसको नुकसान हो रहा है, दे कांट अफोर्ड ये जो उनको लॉस कर रहा है ईरान इनको। तो आई थिंक सोच समझ के बात करने की जरूरत है। ठीक, एम्बेसडर कमिंग ओवर टू यू, जिस किस्म की जो अब डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, वैस साहब ने भी कहा कि इस मीटिंग के बाद बहुत सारी जो है वो जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो उनमें बदलाव नज़र आ रहा है, ट्रंप की स्टेटमेंट्स में बदलाव नज़र आ रहा है। वुड इट बी फेयर टू से कि जो इजराइल के अज़ाइम थे ईरान के हवाले से, उनमें उन पर किसी हद तक पानी फिरता जो है वो नज़र आ रहा है, स्पेशली ये कि जो दे वांटेड टू ड्रैग अमेरिका इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट, और ये तो अब ज़बान ज़द-ए-आम है बात के वहाँ पे जो रजीम चेंज के उनके एस्पिरेशंस थी वो बूट्स ऑन द ग्राउंड के बगैर हो नहीं सकती थी। तो आप क्या समझते हैं कि पानी फिरता नज़र आ रहा है उन एस्पिरेशंस पर? देखिए जी, अभी अगर आप जरा ये इंटरनेशनल मीडिया देखें, तो अगर आप उसमें देखें तो दो चीजें इन्होंने कनेक्ट कर रहे हैं और बार बार दिखा रहे हैं। पास्ट है कि जी ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हिटलर ने ज्यूज की एक्सटर्मिनेशन हुई थी, नेचुरली स्पीकिंग इट वेंट अगेंस्ट ऑल लॉज, वो एक अच्छा उसमें वेस्टर्न कंट्रीज अभी भी आप किसी को मिलें वो इसी पर अफसोस करते हैं कि जी हम इनको बचा नहीं सके, तो पास्ट को वो दबाए रखते हैं। अगर आप मीडिया या मीडिया देखें, इसके अंदर बार बार दिखाते हैं, वो देखें जी वो मार दिया हैफा के अंदर, वो जो अस्पताल खत्म कर दिया, भाई वो खत्म तो कर दिया। व्हाट अबाउट दोस कंटिन्यूइंग किलिंग इन गाजा बाय द इजरायली फोर्सेस एंड इन ईरान, जो आपके जो ज्यादा बंदे वहां मर रहे हैं। देन you have eliminated a series of scientists and their leadership, जो military leadership है, उसकी तो बात ही नहीं करते। तो ये एक sympathy gain करें, बाकी तो उनके पास है ही कुछ नहीं। They want to gain sympathy again, and they have been able to do that, but some voices are being raised. अभी आप ये जो जिनेवा में टॉक सुनी है, फ्रांस, जर्मनी और यूके के फॉरेन मिनिस्टर ने इस ईरानी फॉरेन मिनिस्टर को मिले, they met for 3 hours and then they said कि हम आगे भी करेंगे। आगे क्या बातचीत होगी? आई कैन बेट दे आर मेंबर्स ऑफ नेटो की समिट हो रही है अगर नेक्स्ट वीक, दे आर एलाइज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इन्होंने अपनी फीडबैक दी होगी अमेरिकन को कि जी ईरानियन की थिंकिंग क्या है। ईरान डज नॉट वांट दिस कॉन्फ्लिक्ट टू एनलार्ज, उसकी इंटरेस्ट में नहीं है। इजराइल की तो बिल्कुल इंटरेस्ट में नहीं है। अब देखें ना, बार बार ये कहना कि न्यूक्लियर जो है वो बना रहा है, वो तो ईरान बार बार कह चुका है कि हम तो 95 से नेतन्याहू ने जो है रट लगाई हुई है, 95 से ये कह रहे हैं 4-5 साल। उसकी वजह है कि जब इस पे फोकस करेंगे ना तो फिर वो ये सिंपैथी गेन के देखे जी न्यूक्लियर वेपन को खत्म कर रहे हैं, वो तो बार बार कह चुका है। खमीनी साहब जब थे उन्होंने पहले दिन कहा था कि हमें कोई वेपन के साथ कोई ताल्लुक नहीं, बट यू कैन नॉट, इट इज नॉट, यू नॉट लिविंग द स्टोन एजेस। आप ईरान को डिनाई नहीं कर सकते कि वो अपनी जो पीसफुल यूज के लिए न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज ना करे, ये तो जुल्म होगा ना। वो कहते हैं इसको भी डिनाई कर दिया जाए। तो ये दो चीजें चल रही हैं, बट आई टेल यू एज टाइम इज पासिंग, ईरान इट इज रियली जो इज अ बैटल ऑफ नैरेटिव, इजरायली नैरेटिव जो है इज लूजिंग इट्स स्टीम। आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली। अब आप बात करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की, इस प्रेसिडेंट ट्रंप है ना वो आपकी लास्ट उनकी ये टर्म है, तो हर लीडर एक अपनी लेगेसी छोड़ के जाना चाहता है। हाउ हिस्ट्री विल जज दिस प्रेसिडेंट। तो मैं आपको वैसे आज बता दूं बात आपको कि ही इज आल्सो नाउ सराउंडेड बाय हार्डलाइनर। जिस तरह 1962 में प्रेसिडेंट कैनेडी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में ही वाज सराउंडेड बाय हार्डलाइनर, एंड वन फाइन डे ही सेड कि यार आई वांट टू मेक इट इट्स अ लोनली रूम, आई वांट टू मेक अ डिसीजन माय सेल्फ। एक लेगेसी छोड़ के गए। आज इनकी भी लेगेसी है। प्रेसिडेंट ट्रंप विल हैव टू थिंक, इतना गैर गुजर आदमी नहीं है। मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि ही विल स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू। वन इज टू हैव ए एग्रीमेंट बिहाइंड द सीन्स। तो आपको पता है डिप्लोमेसी में बहुत काम होता है।
अभी भी आपका ख्याल है कि बातचीत नहीं कर रहे अमेरिकन एंड ईरानियन? मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट। विटकॉफ जो उनके एनवॉय हैं वो तो नोन है इस चीज के लिए। तो ये अभी आप ये देख रहे होंगे, प्रेसिडेंट ट्रम्प वुड बी टेलिंग दी ईरानियन बिहाइंड द सीन कि भाई इनफ इज इनफ, और इजरायलीज को भी बता दिया जाएगा कि जी बस बहुत हो गया, ये आपने ये टेट फॉर टैट हो चुका है, बस करें। ईरानियन को बताया जाएगा कि यू कम टू द नेगोशिएशन टेबल, साइन दिस एग्रीमेंट, saying कि यू विल हैव नो न्यूक्लियर वेपन। तो ये, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ईरानियन सिविलाइजेशन इस किस्म की है कि वो पब्लिकली ह्यूमिलिएशन नहीं चाहते कभी भी। इनको ये सोचना पड़ेगा कि आप ह्यूमिलिएट ना करें, खामोशी से जो बात करनी इज्जत से करें, बिकॉज इवन ईरानियन हैव सेड टू यू एट दिस टाइम डू नॉट वांट द कॉन्फ्लिक्ट टू एनलार्ज। सो लेट्स होप सैनिटी प्रिवेल्स। और जो बैटल ऑफ नैरेटिव्स है, इसके अंदर सारे ग्लोबल पार्ट को सोचना पड़ेगा कि ये कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ है। मैं मकसद से आप बात करूं, बैटल ऑफ नैरेटिव्स इंडियंस ने क्या किया? दे लॉस्ट द बैटल ऑफ नैरेटिव्स, दे लॉस्ट इट एंड ट्रूथ प्रिवेल्ड। और ट्रूथ क्या थी कि हम तो अरसा दराज से कह रहे थे हमारा ताल्लुक ही नहीं है ये जो पहलगाम में जो कुछ हुआ है। तो सेम इज द केस है। ठीक, वैसे वही साहब आपकी तरफ आती हूँ। बात जो हो रही है, जो एस्पिरेशंस थी इज़राइल की, जो एस्पिरेशंस थी कि यहाँ पे हम जो है अपनी मर्ज़ी के लोग जो हैं वो इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पे तो मोहम्मद जो रज़ा पहलवी साहब हैं उनके नाम भी बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था कि उनको तैयार किया गया है। क्या हैज़ दैट प्रोसेस लॉस्ट स्टीम नाउ? वुड यू से कि जी उसमें से, उस गुब्बारे में से हवा निकलती नज़र आ रही है और बुरी तरह से निकलती नज़र आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, रज़ा पहलवी जो है वो तो एक मजाक बन गए हैं सोशल मीडिया पे, और वो डायस्पोरा में मशहूर होंगे। रज़ा पहलवी की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप 1979 में जब शहंशाह ईरान एग्जाइल में चले गए अमेरिका, तो रज़ा पहलवी कितने साल के थे? मेरे ख्याल में 1960 की पैदाइश है ये, और इनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अभी 4-5 महीने पहले इनको इजराइल का दौरा कराया गया था और ये सब लोगों से मिले थे, कनेस्टेड के रहनुमाओं से मिले थे, खुद जो है बीबी नेतन्याहू से इनकी मुलाकात हुई थी, और उसके बाद तरह तरह के ये बयान दे रहे हैं। देखिए, रजीम चेंज का वो होता कि जब पहले इन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए और 200 जेट फाइटर्स ने हमला किया और जारियत की ईरान के खिलाफ, वहां पर अगर कोई लाखों लोग निकल आते और रजीम के खिलाफ, लेकिन रजीम के साथ लोग जुड़े हुए हैं। जुमे की नमाज के बाद 10,000 लोग जो है वो मुजाहरा उन्होंने किया, और वो अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल के खिलाफ नारे लगा रहे थे। एक रेजिलियंस है और एक सिविलाइजेशनल स्टेट है हमारे यहाँ। ईरान जो है वो, उसमें डेप्थ बहुत है, उसकी ज़बान में, उसके कल्चर के अंदर, उनके लोगों के अंदर। 4 खवातीन, उसमें से एक डेथ सेंटेंस जिसको हुई है, उन्होंने एक लेटर के अंदर इस रजीम की जिन्होंने उनको जेल के में डाला है, सलाखों के पीछे डाला है, उन्होंने सपोर्ट किया है। तो कहने का मकसद ये है, मुझे नहीं लगता कि ये रजीम चेंज जो है कोई मुमकिन हो सकेगी। हाँ, ज़रूर ये है कि डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, जो बाद में बात करेंगे हम। ह्यूमन राइट्स के मसले हैं, विमेन राइट्स के मसले हैं, फंडामेंटल राइट्स के मसले हैं, दैट इज बिसाइड द पॉइंट। लेकिन इस वक्त जो कह रहे हैं कि सिर्फ बैटल ऑफ नैरेटिव नहीं है, एक पूरी जंग मुसल्लत की हुई है ईरान के ऊपर, और अमेरिका की उसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट शामिल है। और जो अमेरिका इस वक्त डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं जो हमने पहले भी आपके प्रोग्राम में कही हैं। लेकिन एक बड़ी वजह यह है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नहीं जाना चाहते गैर मुल्की जंग के अंदर, क्योंकि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के खिलाफ है। दूसरी बात ये कि जो ईरान को नुकसान भी पहुंचा है, ये एक तल्ख हकीकत है। 430 लोग उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री कह रहे हैं कि वो जाबाक हुए हैं। इसके अंदर न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है मारे गए हैं, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के लीडर्स मारे गए हैं, उनके आर्मी लीडर्स मारे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ईरान ने नहीं खोया, लेकिन ईरान की जो रेजिलेंस है वो अपनी जगह पे है, और डिप्लोमेसी के ऊपर वो यकीन रखते हैं। देखिए, अभी मामला कहाँ अटका हुआ है, मुझे टाइम दीजिएगा। मामला अटका ये हुआ है कि मगरबी ताकतें और अमेरिका कह रही है कि आप 0% यूरेनियम एनरिचमेंट करें। ये कैसे मुमकिन है? 2015 के अंदर जब डील हुई थी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें 3.67% यूरेनियम एनरिचमेंट की बात थी। और जो एनपीटी का मेंबर है ईरान, इजराइल तो एनपीटी का मेंबर नहीं है, ईरान तो न्यूक्लियर पावर इस वक्त नहीं है। आप तो प्रीएम्प्टिव, क्या मतलब, आप तो एक शक की बुनियाद पे हर चीज कर रहे हैं। इजराइल न्यूक्लियर पावर है,
इसराइल के तो कहीं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उनके एग्जामिन नहीं किया, उनकी सारी चीज खुफिया है इस वक्त। और एक थिंक टैंक के मुताबिक उनके पास 70 से 90 जो है वो न्यूक्लियर हथियार हैं। और दूसरी तरफ जो है सबसे ज्यादा एग्जामिन इन्वेस्टिगेट हुआ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, और 19 और 20 मेरे ख्याल में जगहें हैं जहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं। दूसरी बात ये कि इजराइल क्यों नहीं इन न्यूक्लियर एसेट्स को अटैक कर सकता, क्योंकि उनके पास बंकर बस्टर्स नहीं है, और वो सिर्फ अमेरिका के पास है। और एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका के पास 35 जो है वो बंकर बस्टर्स हैं जिनसे वो न्यूक्लियाई उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो भी पूरी न्यूक्लियाई जो फैसिलिटीज है उनको तबाह नहीं कर सकते। मैं समझ रहा हूँ कि जो मगरबी ताकतों का 0% मुझे लग रहा है कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, डिप्लोमेटिक जो एक इस वक्त एफर्ट्स हो रही हैं, और ये बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है। अगर आप देखें कि इराक, सीरिया और खुद गल्फ रीजन के अंदर कतर, यहाँ पे जो अमेरिकी फौजी अड्डे हैं, अगर कहीं से कोई भी अगर एक फायर होता है उस पर, तो इसका मतलब है कि पूरा मशरक़ वस्ता के अंदर आग भड़क जाएगी। मैं समझता हूँ इस वक्त भी बहुत डाइसी फ्लूइड सिचुएशन है, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है। और अब्बास अरकाची जो हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने बजा फरमाया कि आप पहले ये एग्रेशन ख़त्म करें, उसके बाद मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे। और मैं समझता हूँ कि इनडायरेक्ट जो बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही है वो भी इसी बात पे हो रही है। तो अब ये देखते हैं कि इसमें रशिया और चाइना जो दो स्ट्रेटेजिक अलाइज हैं ईरान के, एक चाइना ने 25 साल का स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया हुआ है ईरान के साथ, और रशिया ने 20 साल का किया हुआ है स्ट्रेटेजिक अलायंस। वो दोनों किस वक्त आते हैं, और वहां से जो इत्तलात हैं, जो वहां से अंदाजे हैं कि अगर बूट ऑन द ग्राउंड हुए, चाहे वो इजराइल के या अमेरिका के ईरान में, तो फिर ये दो ताकतें आ सकती हैं ईरान की सपोर्ट के लिए। लेकिन ईरान के पास एक ट्रम्प कार्ड है जो बहुत ही सेंसिटिव है, और वो है कि चोक कर देना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, और वो अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाएगा, सारी मगरबी ताकतों को भी, और गल्फ रीजन की जो ताकतें हैं जो कहीं ना कहीं इजराइल के साथ जुड़ी हुई हैं। एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी बैक। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। खानदानी मनसूबाबंदी, एक जिम्मेदारी, एक एहसास, आइंदा नस्लों के रोशन मुस्तकबिल का राज। खानदानी मनसूबाबंदी की आर्जी और मुस्तकिल तरीकाजात न सिर्फ माँ बच्चे की सेहत के जामिन हैं, बल्कि खुशियों भरे घराने की तश्कील में भी मावन है। खानदानी मनसूबाबंदी के तरीक़ाकार के बारे में जानने के लिए करीबी फैमिली हेल्थ सेंटर या हेल्थ क्लिनिक तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मुतवाज़न खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि इस वक्त चीज़ें जो हैं, जिस तरह जो दुनिया में जो एक सोच पाई जाती है वो यही है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और जिस किस्म की अमेरिका की अपनी लोकल जो उनकी जो ट्रम्प साहब ने जो वादे किए हैं, जो उनकी अपनी जो एक उनके इंटरनल इश्यूज़ हैं, वो उनको इससे रोकेंगे। बट ब्रिगेडियर साहब, कमिंग टू द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, हाइपोथेटिकली अगर बात की जाए, अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है, अगर अमेरिका इस जंग में आता है, तो पाकिस्तान, ये बहुत खदशा जो है वो यहाँ पर पाया जाता है कि पाकिस्तान क्या करेगा, क्या इस वक्त जो उसकी न्यूट्रलिटी की पोजीशन है उसको हम मेंटेन कर सकेंगे, वेयर विल वी स्टैंड, और हमें ज़रा जो इफेक्ट आएगा हम पे, ऑब्वियसली एक तो हमारा जो एक वी शेयर बॉर्डर्स, वो तो एक अपनी जगह चीज़ है, हमारे कल्चरल जो एक टाइज़ हैं वो अपनी जगह हैं, बट बताएं ये कहाँ तक हमारे यहाँ पर जंग फैल जाएगी और ये जंग कहाँ जाएगी? देखिए, यही आई एम श्योर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने
प्रेसिडेंट ट्रम्प को बताया होगा कि इसके फॉलोअर्स इस रीजन में और मिडिल ईस्ट में क्या होंगे। देखें, यही सब इसीलिए पाकिस्तान ऑल आउट ईरान को सपोर्ट कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है, और साथ ही साथ ईरान को बड़ा क्लियर बता भी दिया है कि आपकी कमर में किसने छुरा घोंपा है, एंड दैट इज इंडिया। इंडिया ने वहाँ पर ला के रॉ को लाए, BLA को ट्रेन करने के लिए, मोसाद को लेकर आए, इनको दोनों का गठजोड़ किया, पूरा जाल बिछाया इंटेलिजेंस नेटवर्क का, और वहीं पर ये ड्रोन स्मगल किए पार्ट्स में, इनको असेंबल किया, और सारे जो थे इनके साइंटिस्ट, मिलिट्री, सब टारगेट इन्होंने मारे हैं वहाँ पर। और तभी वो तशक्कुर पाकिस्तान की बात करते हैं, बिकॉज जैसे पाकिस्तान खड़ा हुआ और अब उनको दोस्त और दुश्मन का पता भी चल गया। इट विल बी वेरी सीरियस सिचुएशन अगर इंडियन अमेरिकन आते हैं। एक तो रशिया और उसके बाद चाइना ये पूरा सपोर्ट करेंगे ईरान को, लेकिन ओनली इस स्टेज के ऊपर कि यहाँ तक कि जी वो उसको मॉरल करेंगे, बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, सब जगह जाएंगे। अगर हाँ, अगर ईरान ये अमेरिका बूट्स की चक्कर में, देन यस अमेरिका ये रशियन विल कम, दे विल पुट देयर फुट डाउन, ये दैट इज द ओनली कंडीशन। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से रशिया और चाइना पूरा जोर लगा रहे हैं और अमेरिका को समझ आ रही है कि अगर वो जाके वहाँ पर बंकर बस्टर मार भी देते हैं, न्यूक्लियर ख़राब भी कर देते हैं, जबकि वहाँ पर है भी कुछ नहीं, उनके इंस्पेक्टर्स वहाँ मौजूद हैं, देर अंडर ऑल देर IAEA के इंस्पेक्शन के अंदर है, तो दे विल बी वेस्टिंग टाइम और अपना टाइम भी ज़ाया करेंगे, बदनाम भी करेंगे, अपने नोबेल प्राइज़ भी ख़राब करेंगे, और उसके बाद दे विल ओनली प्लीज करेंगे इजराइल को। लेकिन इजराइल के लिए इस वक्त बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से अमेरिका को इधर ड्रैग करे, बिकॉज छोटा इजराइल, बहुत बड़ा ये ईरान, 10-12 मिसाइल भी अगर जाते हैं इजराइल के लिए काफ़ी हैं, कभी हेफा में, कभी तेल अवीव में, कहीं और, वो जो उनको लॉस हो रहा है ना, यू कांट इमेजिन कि वहाँ पर उनकी पब्लिक कितनी हरासमेंट में है, कितनी उनकी जगह 16-17 डैमेज हुई हैं, इंपॉर्टेंट जगह, और साथ ही साथ वो हरासमेंट जो वट एवर उन्होंने ठीक अंडरग्राउंड बनाई हुई चीज़ें, वो बहुत तकलीफ भी हो रही है। साथ मिडल ईस्ट के अंदर भी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज द होल मिडल ईस्ट ऑल्सो पुटिंग अप देयर ऑल एफर्ट्स किसी तरीके से भी कि वो ये अमेरिका इस पर इन्वॉल्व ना हो, बिकॉज देन अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो फिर ईरान के लिए इट इज़ ऑल आउट, देन ही विल गो फॉर देयर टारगेट्स मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिकन के लिए भी, देन यू कांट स्टॉप देम। और इसके पास बहुत स्टॉक पाइल है। देखें, ईरान को पता था कि मेरे साथ एक दिन ये होना है, उन्होंने टोटल जोर लगाया कि मैं अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर उन्होंने सारे बना लिए, और बहुत तादाद में बनाए हुए हैं। चाहे वो आप बख्तर की बात कर लें या फतेह की बात कर लें, या भी शजील उन्होंने एक फायर की जिसके 8 किलोमीटर जब नीचे रह जाए तो वो नंबर ऑफ टारगेट्स को जाके हिट करता है, जैसे हमारे पास अबेबील है, तो वो उससे बड़े सख्त वो परेशान हुए हुए हैं। इससे इसराइल को भी ये मुसीबत समझ आ गई कि जब मैं कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। दे वॉन्ट ऑनरेबल इक्वटल, अब वहाँ फंस चुके हैं, और इसलिए बात की जा रही है कि तमाम दुनिया मिलकर कोशिश कर रही है कि इसको कहीं ना कहीं इसको रिजॉल्व किया जाए इशू को। लेकिन पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही अहम है कि इसको यहाँ तक ही रोका जाए, ईरान में बूट्स या इराक की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान जो पहले और सोचा था 7 जगहों पे ये जाएंगे, ईरान इज द 7th कंट्री एंड नाउ इज पाकिस्तान, लेट मी टेल यू, और एक ही न्यूक्लियर मुल्क है। तो पाकिस्तान ने बड़ी स्पेसिफिक ईरान को ये भी अमेरिका को बताया होगा कि हमारी जितने भी एसेट्स हैं, हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इट इज ऑल इंडिया स्पेसिफिक, वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद इसराइल। इसराइल से हमारा एक ही कॉन्फ्लिक्ट का 2 नेशन स्टेट बनाएं, पैलेस्टीन को आज़ादी दें, एंड वी हैव नो इशू, दैट्स ऑल। ये हमें बड़ी क्लियर पॉलिसी रखने की बात है, क्योंकि इस, और सेकंड, अभी जो ये इजलास हो रहा है इस्लामिक ममालिक का, दैट इज गोइंग टू बी ए की, ये उसमें क्या डिसीजन करते हैं। अगर इन्होंने टोटल पूरा करना है तो ये आज के बाद नेक्स्ट ये सारे टारगेट होंगे, दे नो इट। और ये मगर वो उसकी तरह शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर डाल के बैठे हैं कि शायद हम बच जाएंगे, ये सारे इसमें आएंगे। इसलिए स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन, अग्रेसर शुड बी नॉमिनेटेड कि इसराइल है। नंबर 2, अगर इसको फौरन डीएस्केलेट करें। नंबर 3,
अगर नहीं करते तो हम तमाम इससे सफारती ताल्लुकात ख़त्म करेंगे, हम टोटल इसका बिजनेस इकोनॉमी इसकी बाइकआउट करेंगे। कहीं ये बातें तो आप कर सकते हैं ना, कम से कम कहीं स्टैंड शो करें, बहुत कुछ अदरवाइज कर सकते हैं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब क्या ही बात होती कि मुस्लिम उम्मा अगर यूनाइटेड होती तो क्या ही बात होती। तो शुरू जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, आपको पता है कि कहाँ से मिसाइल्स जो हैं वो ईरान में एंटर हुए थे, किसने एयर स्पेस दी थी। अगर शुरू में यूनाइटेड होते तो आई डोंट थिंक इस नहज पे चीज़ें पहुँचती। एम्बेसडर साहब, कमिंग ओवर टू यू, OIC की बात अभी ब्रिगेडियर साहब ने की, इट्स ऑफन डीम्ड एज अ डेड हॉर्स। Do you have any expectations from the OIC कि OIC में मुस्लिम ममालिक कोई यूनिटी दिखाएंगे या सिर्फ बड़ी बड़ी तकरीरें होंगी? एम्बेसडर साहब मेरे सवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है। अवैस तौहीद साहब, कमिंग ओवर टू यू, सेम क्वेश्चन। जी देखिए, मेरे ख्याल में OIC तो जैसे आपने अभी इंग्लिश में जो एक्सप्रेशन यूज किया है वो बिल्कुल ठीक है, गैर फाल तंजीम है, लेकिन उसके फोरम को यूज करने के लिए जो जिस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि जो टर्किश प्रेसिडेंट हैं अर्दोगान साहब, उन्होंने जिस तरह स्ट्रॉन्ग वर्डेड अपनी स्पीच की है, जिस तरह सारे वज़राए ख़ारजा वहाँ पे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं और दूसरे ममालिक के भी हैं, तो आपस में जो डायलॉग है वो मेरे ख्याल में एक फोरम ये प्रोवाइड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक कि इसकी कोई इफेक्टिवनेस नहीं है। जिस तरह आपने कहा कि उसका अगर कोई पुल होता तो माजी में हम बहुत इसके स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखते। दूसरी जानिब जो बहुत कुछ स्टेक्स पे है मशरिक़ वस्ता के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी, अभी आप देखिए कि जब पाकिस्तान का इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसके कुछ ही दिन बाद 13 मई को उनका दौरा था कतर का, सऊदी अरब का और UAE का, और वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर अपनी झोली में लेके गए हैं वापस। तो वो भी ये नहीं चाहेंगे कि इन ममालिक को जहाँ से वो पैसे लेके जा रहे हैं अमेरिका या डील कर रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर, कोई एक आध बिलियन डॉलर नहीं है, तो वो भी ख़त्म नहीं करना चाहेंगे। और मशरिक़ वस्ता के अंदर एक बात ज़रूर है कि ईरान के लिए वो फ़िज़ा जो है गैर साजगार है। शाम के अंदर अहमद अल शरार मौजूद हैं, रजीम चेंज हो गई है बशर अल असद की, तो वहाँ पे कमज़ोर हुई है ईरान। लबनान के अंदर हिजबुल्लाह कमज़ोर हुई है, बिल्कुल बॉर्डर मिलता है इसराइल के साथ, तो वहाँ पे ईरान का वो मिलिट्री जो इन्फ्लुएंस था वो कम हुआ है। इसी तरीके से इराक़ के अंदर देख लीजिए, वो भी अमेरिका के साथ है, और मशरिक़ वस्ता के अंदर 40,000 अमरीकी ट्रुप्स वहाँ पे मौजूद हैं। तो वो जो मिलिटेंट इन्फ्लुएंस था मशरिक़ वस्ता में वो डिमिनिश हुआ है ईरान का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ईरान की जो पावर है और ईरान की जो रेजिलेंस है वो किसी से कम नहीं है। सेकंड जो है वो सबसे बड़ा गैस उसके पास रिजर्वॉयर्स हैं, थर्ड सबसे तीसरे नंबर पे उसके पास ऑयल रिजर्वॉयर्स हैं, और वो 1979 के बाद से भी मगरबी ताकतों की कड़ी शराइत के बावजूद आलमी सतह पर अपने आप को जिंदा रखा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। 2010 के अंदर मारिया आप अंदाजा लगाइए कि इन्हीं मगरबी ताकतों ने 110 बिलियन डॉलर के उनके असासे मुंजमद कर दिए थे, तो उसके बावजूद ईरान खड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जहां पर अगर हम वापस इसको आपके टॉपिक को हल्का सा लेकर आए पाकिस्तान पे, कि ईरान के साथ जो 950 स्क्वायर किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है, सी से भी है, माउंटेनियस से भी है, लैंड से भी है, तो वो एक बहुत हसासियत है। और हम BLA जो वहाँ पे शेल्टर ली हुई है उन्होंने, उसकी बात नहीं कर रहे इस वक्त। तो हम एक स्ट्रेटेजिक जियो स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की वो बहुत बढ़ गई है। अमेरिका का रिन्यूड इंटरेस्ट साउथ एशिया में, खासतौर पे इस रीजन के अंदर, हमारा कॉन्फ्लिक्ट के बाद इंडिया से हमारी एक बर्तरी उससे निकली। चाइना का यहाँ पे रिन्यूड इंटरेस्ट इस तरह हुआ कि CPEC जिंदा हो गया और उन्होंने अफगान तालिबान को पाकिस्तान के साथ मिला दिया, क्योंकि CPEC को एक्सटेंड कर दिया अफगानिस्तान से। तो चाइना को रोकने के लिए अमेरिका का इंटरेस्ट भी इस रीजन के अंदर है, वो नहीं चाहते कि यहाँ से रीजन के अंदर है। अवैस साहब, आई हैव टू इंटरजेक्ट, प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया। अवैस तौहीद साहब आपका बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर साहब आपका, और एम्बेसडर साहब थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। पाकिस्तान की पोजीशन पिछले कई माह में जो है वो बिल्कुल तब्दील हो गई है और अच्छे के लिए जो है वो तब्दील हो गई है। लेट्स होप दैट इट ब्रिंग्स बेटर डेज फॉर द रीजन। ऑन दैट नोट वील एंड टुडेज प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।